Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. I hope everyone is doing well. So, today is 2nd February 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. स्टार्ट करने से पहले आपके लिए यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइडेड है, और यू कैन डायरेक्टली सर्च एडवर्ड्स न्यूज़ एनालिसिस, तो यू विल फाइंड दिस चैनल एंड यू कैन ज्वाइन दिस। वहाँ पर आपको सारी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं लेक्चर से रिलेटेड वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारा बजट आया था। तो आज का आप अगर पूरा न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें सिर्फ बजट के बारे में ही बताया गया है कि किस मिनिस्टर मतलब कि बजट में कहाँ कितना बजट एलोकेट किया गया है, कहाँ से कितना कट हुआ है। तो आप देखिए पूरा जो न्यूज़पेपर है हमारा, जैसे टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है तो टूरिज्म टू गो इनटू मिशन मोड, तो यहाँ पर मेनली किस बारे में बात की गई है, बजट में क्या क्या बताया गया है, कितना फंड किस चीज़ को दिया गया है। ओके, एडिटोरियल सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या है, दो एडिटोरियल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस पर भी इन्होंने क्या बात की है कि हमें ये बताया है कि जो बजट है तो बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, है ना। तो इन्होंने इसमें भी बस यही बात करी कि मतलब कितना बैलेंस एक्ट इसमें रखा गया है, सारी चीज़ें। तो देखिए इसको हम यहीं पर डिस्कस पहले इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आज। ओके, इससे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा न्यूज़पेपर वो बजट से भरा हुआ है, तो हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, जो मिनिस्ट्री की वहाँ पर हमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से हमें क्या एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है जिसमें सारी चीज़ें शॉर्ट में गिवन है ना, एक ब्लूप्रिंट है। तो देखिए की फीचर्स ऑफ बजट 2023 एंड 24, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। तो हम इससे यहाँ पर सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट। ठीक है, क्या ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बजट? नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? नो। ओके, तो जो ये बजट टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, आपको यहाँ पर याद रखना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब जो बजट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 226। क्या? आर्टिकल 266 आता है, जो कि ये प्रोवाइड करता है दैट आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर आर्टिकल 266 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट को यहाँ पर पैसों की रिक्वायर्ड है, किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो इससे पहले उन्हें क्या करना होगा, वहां पर उन्हें एक अप्रूवल की जरूरत होगी। और वो अप्रूवल कैसे आएगा? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस में है? तो जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल मैटर है हमारे पार्लियामेंट में, जो भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं, तो उसमें आर्टिकल 1112 से 1117 यहाँ तक ये जो डील करता है वो किससे डील करता है? फाइनेंशियल मैटर से। ठीक है, अब इसमें जो आर्टिकल हमारा 112 है, 112, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी कि आर्टिकल 112 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि द यूनियन बजट ऑफ ईयर, जो हमारा यूनियन बजट होता है उसको हम कैसे रेफर करते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 112। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 114। कौन सा आर्टिकल? 114 क्लॉज 3। ये क्या कहता है कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि अप्रोप्रिएशन, पहले ये जो बिल होता है हमारा, जो बजट होता है, ये पूरा पास होता है। जब तक ये पूरा पास नहीं हो जाता है पार्लियामेंट में, तब तक आप क्या कर सकते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी फंड वहां से नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो बजट में क्या क्या होता है? तो एस्टिमेट्स एंड रेवेन्यू, कैपिटल और रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। वेट एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यूज, मतलब कि हम किस तरीके से जो हमारा रेवेन्यू है उसको रेज कर सकते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर पे इसमें एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है, कितना हमें सेविंग करनी है। डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर टू दी क्लोजिंग, मतलब कि हमने कितना यहाँ पे खर्चा किया, कितना हमने रिसीव किया, सारा। तो ये सारा किस में आता है? हमारा बजट इसमें पूरा हमारा कंटेन करता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जो बजट है वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होता है। एक होता है हमारा रेवेन्यू बजट, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में क्या आता है, कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस बार का जो बजट है उसमें मेनली किस पर फोकस किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। और देखिए इस बार के जो बजट है उसमें 2 मेन की पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला की पॉइंट क्या है, उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना है, फिजिकल कंसोलिडेशन करना है। क्या, फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है। किस पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसी चीजों पर खर्चा करना जिससे कि मतलब हमें वहां पे एसेट मिले, मतलब कि हम किसी ऐसी चीज पर एक्सपेंडिचर करें, एक्सपेंड करें जिससे वहां पर हमें हमारे लिए एसेट क्रिएट हो। जैसे कि हम रोड बना रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये सारी चीजें क्रिएट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, रिटर्न्स मिलेंगे, है ना, इन फ्यूचर। इसमें लॉन्ग टर्म में हमें बहुत सारे एसेट यहाँ पर हमारे क्रिएट होंगे। तो इस साल के बजट में मेनली किस पर फोकस किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। मतलब कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है, यहाँ पर एसेट क्रिएट करना है। दूसरी बात उन्होंने कही फिजिकल कंसोलिडेशन की। फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब कि हमारा जो डेट है, हमारा जो उधार है, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। हमें जो हमारा डेट है उसको 5.9% तक लेकर आना है। तो चलिए यहाँ पे तो विजन देखते हैं कि इस साल का जो हमारा विजन था बजट का वो क्या था। तो विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल मतलब कि आप देखेंगे 2047 में हमारे कितने, आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, 100 ईयर हम इसको क्रॉस कर लेंगे, हमारी 100th एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस की। तो इसको हमें मतलब कि 2047 को यहाँ पर उसका विजन रखते हुए, मतलब कि इसको अमृतकाल कहते हुए यहाँ पर बात की है किसकी, मेन विजन क्या क्या है हमारे, कि मतलब हम 100वें साल तक पहुंचे। उससे हमारे 3 विजन है कि ये सारी चीजें हमारे देश में हो। पहली बात क्या की गई है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ। हमें यहाँ पे जो हमारे मेनली किस पर फोकस करना, हमारे यूथ पे, और सारे जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। आई होप यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। जैसे कि हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है ना, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर ध्यान देना है। तीसरी बात, तीसरा विजन क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमी है ना, तो हमें उस पर स्ट्रॉन्ग, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरीके से उसे स्टेबल बनाना है, तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर 7 प्रायोरिटीज भी रखी गई हैं। इसको क्या कहा जा रहा है, सप्तऋषि से, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सप्तऋषि है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे हमारे जो प्रीलिम्स में है। क्वेश्चन के हमसे एक प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री में कितना हमें पैसा एलोकेट किया गया है, कितना बजट दिया गया है, नहीं, हमसे इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो सारे पूछे जाएंगे। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सप्तऋषि इन बजट, है ना, तो सप्तऋषि क्या है, हमारी 7 प्रायोरिटीज हैं बजट में। कौन कौन सी हैं वो 7 प्रायोरिटीज, फर्स्ट है हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल। मतलब कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना, मतलब कि जो लास्ट का भी पर्सन होगा, कितना भी बैकवर्ड हो, जो लास्ट पर्सन है उस तक वो डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए, है ना। रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, इसमें यूथ पावर की बात की गई है, मतलब कि हमें क्या करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करना है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका अच्छे से यूटिलाइज करना है। फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है। ग्रीन ग्रोथ मतलब मेनली हमें किस पे, आप सभी को पता होगा, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को किस तरीके से हमें बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमें इनकी यूज होगी। जैसे कि अभी बात की जा रही है कि डीजल वगैरह में, जो डीजल होता है इसमें इथेनॉल मिलाया जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्रूड ऑयल का परचेस होगा वो धीरे धीरे कम होगा। तो हम किस तरीके से ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अनलिशिंग दी पोटेंशियल, हमें जो हमारी कंट्री की पोटेंशियल उसको अनलीज करना है ना, हमें क्या करना है, उसको अनलीज करना है कि हम कितना यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेटमेंट, तो ये सारे क्या है, हमारे 7 प्रायोरिटीज हैं, ये क्या है, सप्तऋषि हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसमें मेनली क्या फोकस है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर जो लास्ट पर्सन भी होगा उसके साथ हमें मिलकर चलना है और उसका भी विकास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास। तो देखिए अब जैसे कि इसमें क्या है, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स की बात की गई कि किस तरीके से हमें काम करने हैं, जैसे कि बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, बिल्डिंग
बिल्डिंग एन एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए यहाँ पर क्या लेकर आना है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन लेकर आना है, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सलरेटर फंड, यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा एग्रीकल्चर फंड का इसको हमें सेट करने जाएंगे, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रूरल स्टार्टअप्स होते हैं उनको यहाँ पर इनकरेज किया जा सके। ठीक है, टारगेटिंग फंडिंग यहाँ पे 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ जो सेक्टर्स उनको मेनली टारगेट किया गया है, जैसे कि फिशरीज है, हस्बेंड्री है, डेयरी और एनिमल सेक्टर है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे क्या देखिए, अब इसमें क्या है हमारा जो आप सभी को पता होगा, हमने मिलेट से रिलेटेड यहाँ पर कल ही परसों यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया था कि हमें क्या करना, जो हम इंडिया के कहने पे ही यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2023 को क्या किया है, मिलेट का ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर मिलेट को श्री अन्न के नाम से यहाँ पे देखिए संबोधित किया गया है। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है कि मिलेट क्या है, मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। हम इंडिया को क्या बनाएंगे, मिलेट्स का एक ग्लोबल हब बनाएंगे। सपोर्ट टू गिवन दी IIMR हैदराबाद फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। यहाँ पे जो IIMR हैदराबाद है वो उनको प्रमोट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएँ, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे इंडिया को मिलेट्स का एक ग्लोबल हब यहाँ पर बना सके। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर में कितना यहाँ पे क्रेडिट हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखिए तो 158 करोड़ था, अब लाख करोड़, अब उसको 186 लाख करोड़ यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ANB क्या है, आत्मनिर्भर भारत। अब रिकॉर्ड, अगर हम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो आप ये मैप देख सकते हैं कि पहले फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो ये इतना था, अब ये बढ़कर कितना हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इंक्लूसिव हेल्थ में यहाँ पे क्या है कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। इससे पहले यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किए गए थे। कौन से, 157 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए थे। अब यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया है, इसको हमारा ये मिशन है कि हमको इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। न्यू प्रोग्राम यहाँ पे लाए जा रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च के लिए यहाँ पे न्यू प्रोग्राम्स लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम GDP में हेल्थ और एजुकेशन का कितना रोल है, अगर इसको हम मैप देखें तो देखिए हेल्थ की बात करें तो पहले GDP का 1.4% किस पे जाता था, हेल्थ पे जाता था। अब उसे इंक्रीज करके कितना कर दिया, 2.1% कर दिया है। ठीक है, ये फाइनेंशियल, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये फाइनेंशियल ईयर 2019 का है, और जो ये रेड वाला पार्ट है 23 का है। एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, 1% ही ग्रोथ है, बट स्टिल हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है कि GDP का हमारा कितना पार्ट जा रहा है। तो देखिए 19 में 2.8% था और 23 में ये 2.9% है। एजुकेशन एंड स्किल की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन स्किल की बात करें तो मेनली यहाँ पे क्या फोकस किया गया है, रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वेयर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कि कोविड-19 के कारण यहाँ पर जो 2 साल है बच्चों का वो पूरा फालतू में गया, उसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो बच्चों की जो एबिलिटी है, रीडिंग एबिलिटीज़ के कारण हमें देखने को मिला है, बहुत सारे सर्वे भी हुए हैं, एसआर की जैसे रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया कि जो बच्चों की रीडिंग एबिलिटी है वो कैसी हो रही है, उसमें हमें कमी देखने को मिली है। मतलब कि अगर कोई 7th और 8th ग्रेड का बच्चा है वो 2nd और 3rd ग्रेड की जो रीडिंग है वो भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है, सेटअप की जाएगी, जिसमें जो किसके लिए, बच्चों के लिए और एडोलेसेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एजुकेशन स्किल में अब हम बात करते हैं यहाँ पे बिग टेंट दैट एकोमोडेट्स ऑल। अब इस इंक्लूसिव अचीवमेंट्स में और क्या क्या है कि मेनली क्या है, 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउस की बात की गई है। ठीक है ना, कि हमें क्या करना है, जो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर रूरल हाउस तक हमें ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन करना है। यहाँ पर PM किसान जो है जिसमें फार्मर्स को यहाँ पे कैश ट्रांसफर होता है, तो अब तक हमने कितना 2.2 लाख करोड़ यहाँ पर कैश ट्रांसफर कर चुका है ना। और इंश्योरेंस की बात करें तो PMSBY, यहाँ पर क्या है, PMSBY
जिसके अंदर यहाँ पे इंश्योरेंस कितना 44.6 करोड़ पर्सन का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर किया गया है। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट यहाँ पे खोले गए हैं। 22 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन, मतलब कि 102 लोगों के जो वैक्सीनेशन है 102 करोड़ पर्सन का यहाँ पे पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है। उज्ज्वला योजना के अंदर यहाँ पे 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारे क्या है, कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये हमारे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि इंक्लूसिव अचीवमेंट्स डेवलपमेंट के अंदर ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमने अब तक कवर की हैं। यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से ये हमारी जो ग्रोथ है धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम रीचिंग द लास्ट माइल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है। क्या प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड, यहाँ पे क्या कर रहा है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बी गिवन सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे जो कर्नाटका में ड्रॉट प्रोन रीजन है तो उनको यहाँ पर सस्टेनेबल माइक्रो असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी इरिगेशन से रिलेटेड, है ना। उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एकलव्य मॉडल यहाँ पे लेकर आया गया कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, है ना, जो ऐसी जाति हैं, जो ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं भी जैसे फ्लाईओवर्स वगैरह होते हैं उनके नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ लोग टेंट बनाकर रहते हैं, है ना। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ट्राइबल एरिया से मेनली बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मेनली बात की जा रही है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें ये स्कूल बनाया गया था मेनली जो ट्राइबल्स के लिए, इसमें उनकी जो टीचिंग उसको इंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे 740 टीचर्स को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत श्री, अभी भारत श्री क्या है, भारत श्री क्या है, एक डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम है, इसको सेटअप किया जाएगा जिसमें जो भी हमारे एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हें यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस है वो पहुँच सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की बात की गई। हमने बात की थी क्या कि इस साल का जो बजट है उसमें मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा फोकस की गई है। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, हमें हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं। तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि उससे क्या हो सके, इन फ्यूचर हमारे जो एसेट्स हैं वो क्रिएट हो सके। तो देखिए इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि हमें देखिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसे इंक्रीज किया गया है 33.4%। देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज किया गया है, यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटलेट बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज किया गया हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33.4%। और इसमें क्या बात की गई है कि हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले फॉर 2.4 करोड़ फॉर रेलवे के लिए यहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर है 2.4 लाख करोड़। तो यहाँ पे सारी चीजें, मतलब कि आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं कि इसमें कहाँ पर कितना, जैसे कि हमारे 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि हम क्या कर सके, जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको हम यहाँ पे इनहेंस कर सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। जैसे कि पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर है, तो इन पर हमें क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सके। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टायर 2 to 3 cities via establishment of UIDF। UIDF क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे दो या दो से अधिक जो सिटीज है उनको एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब अगर हम करें अनलिशिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे गवर्नेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा AI ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे बूस्ट करने की बात की गई है।
3 स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें ये क्या कहा है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर यहाँ पे सेटअप करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे हेल्थ, एग्रीकल्चर है, ठीक है, और सस्टेनेबल सिटीज है, इसके लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, इनेबल एक्सेस टू एनोमाइज्ड डेटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी क्या है, विवाद से विश्वास, ठीक है, विवाद से विश्वास सेकंड स्कीम आई है। यहाँ पे फेज 3 ई कोर्ट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि हम क्या कर सके, इफेक्टिव यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड कर सके, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को यहाँ पे इंश्योर कर सके। एंटिटी डिजी लॉकर सेटिंग ऑफ 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या किया जा रहा है कि जो 5G सर्विस है ना, 5G सर्विस जो लैब्स है उनको यहाँ पर सेटअप किया जाएगा फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना, जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है उसके लिए यहाँ पे 5G लैब्स 100 5G लैब्स यहाँ पे सेट किए जाएंगे टू टैप एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, लैब ग्रोन डायमंड्स, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जो हमारे इस पे मेनली फोकस किया गया है कि जो डायमंड्स होते हैं वो हम माइंस से निकालते हैं, तो इंडिया यहाँ पे क्या फोकस कर रहा है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे लैब्स हैं वहां पर डायमंड ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, हमारे लैब्स में डायमंड बनाएंगे। इसमें क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ठीक है, ये ज्यादातर कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और जो क्या करेगा, ये जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट करने की डायमंड को, वो भी क्या होगी, कम होगी, और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको ग्रांट किया गया है कि वो क्या करेंगे, लैब ग्रोन डायमंड्स जो सेक्टर है उसको यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रीन ग्रोथ मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ हो वो उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, जो हमारी ग्रोथ हो वो कैसी है, ग्रीन मतलब कि इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट उसमें भी है, अगर हम ग्रोथ डेवलपमेंट कुछ कर रहे हैं तो इसमें हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी नुकसान ना हो, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन ग्रोथ। अब इसके लिए यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम आए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ठीक है, टू नोटिफाई अंडर EPA टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस, PM प्रणाम टू बी लॉन्च। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि PM प्रणाम क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, जो स्टेट और यूटीज हैं यहाँ पे सेंटर क्या करेगी, स्टेट और यूटीज को यहाँ पर इंसेंटिवाइज करेगी फॉर द अल्टरनेटिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। मतलब अभी हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि प्रमोट करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, फर्टिलाइजर्स के यहाँ पे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाएगा। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, टू बी एस्टैब्लिश अंडर गोवर्धन स्कीम फॉर द प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो गोवर्धन स्कीम है उसके अंदर यहाँ पे वेस्ट टू वेल्थ यहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मिस्टी क्या है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें मेनली इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें सारे फैक्ट्स हैं आपके, और यही सारे जो फैक्ट्स हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि मिस्टी जो है ये सिर्फ आपकी 2023 नहीं, आपके 2024 में भी ये आपसे स्कीम पूछी जा सकती है कि व्हाट इज मिस्टी। तो मिस्टी क्या है, ये टू बी टेकन अप फॉर द मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग दी कोस्ट लाइन। यहाँ पर जो हमारा मैनग्रोव है ना, मैनग्रोव कहाँ है आप सभी को पता होगा, वेस्ट बंगाल साइड जो हमारा सुंदरबन है वो हमारा मैनग्रोव का बहुत बड़ा वहां पे है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए हम किस तरीके से मैनग्रोव को यूज कर सकते हैं उसकी टेक केयर करने के लिए यहाँ पे इस मिस्टी को लेकर आया गया है। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द ऑप्टिमल यूजेस ऑफ वेटलैंड। अब यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहा गया है, अमृत धरोहर कहा गया है। वेटलैंड्स को यहाँ पे किस नाम से संबोधित किया गया है, अमृत धरोहर के नाम से कहा गया है। तो हम किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसका ऑप्टिमल यूज करेंगे अमृत धरोहर का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अदर इंसेंटिव्स भी लिए गए हैं कि हमें क्या करना है, बैटरी एनर्जी का स्टोरेज सिस्टम है उसको प्रमोशन देना है, कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, जो हमारा जो कोस्टल लाइन पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है। फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, जो हमारे ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूथ पावर में क्या है, यहाँ पर PMKVM 4.0 यहाँ पे आपको याद रखना है, PMKVY लॉन्च होने वाला, जिसमें क्या करेगा, इसमें न्यू कोर्सेस आएंगे,
लाइक कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग, इस तरीके की यहाँ पे नए कोर्सेज आएंगे, इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि जो हमारे यूथ है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को यहाँ पे इनहेंस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात की गई है कि हमें जो बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर उसको यहाँ पर क्या करना है, बूस्ट करना है। एटलीस्ट यहाँ पर 50 डेजिग्नेशन जो है, 50 यहाँ पे एरियाज जो है डेजिग्नेशन उनको सेलेक्ट किया गया है, उनको चैलेंज मोड पे रखा गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फॉरेन और जो हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिज्म है उसको यहाँ पर प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है कि स्टेट विल इनकरेज द सेटअप ऑफ यूनिटी मॉल। अब यहाँ पे जो स्टेट है वो सेंटर यहाँ पे क्या कर रही है कि यूनिटी मॉल को सेटअप करने की बात की जा रही। यूनिटी मॉल क्या है, यहाँ पे देखो आप सभी को मेनली इसमें प्रमोशन किया जाएगा किसका, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है कि हमारे देश भर में अगर हम देखें तो आर्ट एंड क्राफ्ट की कमी नहीं है। आप देखें ना, कभी कभी रोड वगैरह में अपन जब कभी निकलते हैं ऐसे, तो यहाँ पे रोड में कुछ लोग अपने जो उनके आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे उनकी शॉप लगाकर, छोटी छोटी शॉप लगाकर रखते हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक यूनिटी मॉल को सेटअप करने की बात कही है, जिसमें कि जो भी GI टैग और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस मॉल में यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा, ताकि हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, प्रमोशन कर पाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की बात की गई है, महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई है। ठीक है, कि किस तरीके से जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करती हैं, है ना, तो उस सेविंग्स को वो क्या कर सकती हैं, उसको डिपॉजिट कर सकती हैं 2 लाख तक की, मतलब कि वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कितने तक की, 2 लाख तक की। बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन को यहाँ पे मैक्सिमम जो डिपॉजिट लिमिट थी, जैसे कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है और सारी, तो उनकी जो सेविंग्स स्कीम थी उसको 15 लाख से 30 लाख तक उसको इंक्रीज कर दिया है कि वो अब इससे ज़्यादा डिपॉजिट, मतलब 30 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जो नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि 50 years interest free loan to states to be spent capital expenditure within 23 and 24। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किस पे फोकस किया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करेंगे, ताकि हम क्या हो सके, जो हमारा स्टेट है वो इंटरेस्ट फ्री हो सके, जो हमारा डेट है उसको हम यहाँ पे क्या कर सके, कम करें। तो यहाँ पे देखिए हमने बात करी थी 3 चीज़ों की, इसमें ये देखिए ये फिजिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। हमें क्या करना है, मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है और 3.5% ऑफ GDSP, जो स्टेट का भी देखिए, यहाँ पे सेंटर का तो फिजिकल डेफिसिट होता ही होता है, स्टेट्स का भी यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो GDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 3.5% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई है कि फिजिकल कंसोलिडेशन की, है ना, मेनली फोकस किस पे किया गया कि हमें क्या करना है, जो हमारा जो डेट है, हमारा जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसको कम करना है। ये टारगेट किया गया है कि 2025 और 26 तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.5% हो जाएगा, उससे भी नीचे चला जाएगा। और इसलिए इसी को कम करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा क्या किया, सब्सिडीज जो है ना, उस पर यहाँ पे कमी की है। और जो हमारी जो स्कीम्स है, कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स है, उनमें यहाँ पे जो बजट का एलोकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम की। मेनली फोकस हमने किस पे बजट एलोकेट किया है, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है। यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये मैप दिया है कि इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2020 मतलब जब कोविड आया था तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अपवर्ड चली गई थी, डाउनवर्ड चली गई थी। अगर हम GDP के टर्म्स में देखें तो अब क्या हो चुका है, अब वो इसमें हमें जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया था। कोविड के टाइम पे देखिए तो देखिए 9.2% जो हो गया था हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया था, आज के टाइम पे कितना है, 5.9% है। तो हम धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मैप दिए गए कि किस तरीके से यहाँ पे यूनियन का जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट में उसकी किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सारी जो टैक्स प्रपोजल, अब देखिए टैक्स की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुए हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या, हायर एक्सपोर्ट्स, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मोर वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी उसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट प्रपोजल टैक्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो आप सभी को पता है कि पर्सनल इनकम टैक्स, यहाँ पे जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसे भी क्या किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। पहले क्या था, इनकम लिमिट टू बी रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख।
पहले क्या था, टैक्स कितने पे लगता था, अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तब उस 5 लाख तक आपको छूट थी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो फिर आपको यहाँ पे टैक्स देने पड़ते थे। ठीक है, अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7 लाख कर दिया है। ठीक है ना, इस जो हमारी अभी नया बजट आया है तो उसमें 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपकी 7 लाख से जैसे ही यहाँ पे जो इनकम होती है वो बढ़ती है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। अब देखिए, हाईएस्ट सरचार्ज रेट इनकम इज अबव 5 करोड़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 37 टू 25%। अब देखिए यहाँ पे टैक्स स्लैब्स होते हैं कि 0 से 3% के बीच में आपको 5% टैक्स देना होता है। ठीक है, 3 से 6 मतलब 0 से 3 तक में आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। 3 से 6% के बीच में आपको 5% टैक्स देना होता है। 6 से 9 के बीच में आपको 10% यहाँ पे टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये टैक्स स्लैब क्या हो, ये टैक्स कैसा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। टैक्स स्लैब क्या होता है कि जैसे कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है, एनुअल इनकम, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम कितनी हो जाती है, 8 लाख, कितनी, 8 लाख हो जाती है, तो देखिए अभी 7 लाख को क्रॉस कर गई। अब यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, 7 लाख तक तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या, इसमें आपका अब 7 लाख तक, अब जो आपका 1 लाख है उसमें यहाँ पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से इसमें टैक्स लगता है। ठीक है, तो 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जैसे ही ये इनकम आगे बढ़ती है तो फिर आपका यहाँ पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जो सरचार्जेस थे 5, जिसकी इनकम अगर 5 करोड़ है उससे ज्यादा है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। अगर हम पर्सनल उसमें देखें 50 लाख तक हमारे पास सरचार्जेस नहीं लगते हैं। क्या, 50 लाख तक हम अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख है तो उस पर आपके कोई भी सरचार्जेस नहीं लगते हैं। मतलब कि जो पर्सनल टैक्स है वो तो आपको पे करना ही होता है, उसके ऊपर से आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना होता है, उसको हम सरचार्ज बोलते हैं, वो पे करना होता है। बट अगर आपकी 50 लाख से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं 50 लाख टू 1 करोड़, तब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सरचार्जेस यहाँ पे करने होते हैं। 1 करोड़ तक आपको यहाँ पे देखिए, तो 5 करोड़ तक जो इनकम थी उस सरचार्ज को पहले 37% था, उससे रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट टू 25 लाख ऑन लीव इनहेंसमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीज एम्प्लॉयड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है, ऑन रिटायरमेंट, उस पर यहाँ पे कितना टैक्स लगता है, उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, 25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उससे आगे यहाँ पे लगेगा। लीव इनकैशमेंट क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, साल भर में मान लीजिए आपको 30 to 40 यहाँ पे लीव्स मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, है ना। मान लो आपको 40 दिन की 40 डेज का यहाँ पे लीव मिलता है, बट आपने उस 40 डेज को क्या कर लिया है, उसमें सिर्फ मान लीजिए आपने सिर्फ 20 डेज जो लीव है उसको ही यूज किया है। आपकी जो 20 डेज की लीव है वो यहाँ पर क्या है, बच गई हो। ठीक है, यहाँ पर 20 डेज की जो लीव है वो आपकी अभी बच गई है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है ये जो लीव बच गई, इसका यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, यहाँ पे पैसे प्रोवाइड करती है। इसमें इसका भी आपको यहाँ पे पैसे जो आपके सैलरी से वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये अगर फिर ये जो पैसे, ये आपका जो टीडीएस कटता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे उन्हें पता होगा, तो जो टीडीएस उनका करता है, फिर ये जब रिटायरमेंट होते हैं, जब पर्सन कोई भी रिटायर होता है तो उस टाइम पे उनको यहाँ पे पूरा ये पैसा मिल जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि 25 लाख तक इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाइड टैक्स बेनिफिट फॉर इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट थे उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। इनहेंस्ड लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड प्रोफेशनल्स टू अवेल बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 95% ऑफ रिसीटिंग टू बी नॉन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिडक्शन किया गया है पेमेंट में मोड ऑफ एमएसएमई टू बी अलाउड ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड। तो यहाँ पे एमएसएमई जो है हमारी माइक्रो इंटरप्राइजेस है, उनको भी यहाँ पे टैक्स में प्रिजम्पटिव्स मिले हैं। एक्सटेंडिंग 15% कोऑपरेटिव टैक्स बेनिफिट्स, जो कोऑपरेटिव टैक्स है उसमें भी 15% इनको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है ना। न्यू ऑपरेटिव्स कमर्शिंग मैन्युफैक्चरिंग टिल 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो ये सारे क्या हमें स्टार्टअप्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो क्या होता है कि स्टार्टअप्स के लिए क्या किया गया है, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 1 ईयर फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप। यहाँ पे क्या किया गया, एक्सटेंशन दिया गया है कि मतलब अगर आपका स्टार्टअप अभी आपने स्टार्ट किया है, कोई स्टार्टअप किया है, तो आपको उसके 1 साल तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टैक्स आपको नहीं दिया जाएगा, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की ये सारी चीजें यहाँ पे की है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैप है रुपीज का, आप इसको ध्यान से देखिए कि रुपीज कम फ्रॉम, जो हमारे पास पैसा है वो आता कहाँ से है,
उसके बारे में बताया गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। जो हम पैसा लोन लेते हैं और जो हमारी अदर लाइबिलिटीज़ होती हैं उससे हमारे यहाँ पे क्या आता है, 34% पैसा आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा फिर कहाँ से आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस। जो हमारा जीएसटी है उससे हमारा 17% आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से हमारा 15% आता है, इनकम टैक्स से हमारा 15% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से हमारा क्या 7% आता है, नॉन टैक्स रिसीट से हमारा 6% आता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीटेंट से हमारा 2% आता है और कस्टम से हमारा 4% आता है। तो देखिए ये क्या है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है मतलब जो रुपीज़ है वो कहाँ कहाँ से आता है, तो ये इसकी सारी उन्होंने यहाँ पे बात करी। और जो हमारा पैसा है हम एक्सपेंड कहाँ कहाँ करते हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा जाता है वो किस पे जाता है, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जो हमने यहाँ पे पैसा उधार लिया है, जो हमने बोरो किया है, लाइबिलिटीज़ हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उसके पेमेंट में हमारा 20% चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो हमारी वेरियस सेंटर की स्कीम्स है, उसमें 17% जाता है, डिफेंस में हमारा 8% जाता है, सब्सिडीज़ में हमारा 7% जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमारा 9% जाता है। ठीक है, पेंशंस में 4%, अदर एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें 8%, फाइनेंस एंड कमीशंस एंड अदर ट्रांसफर कितना होता है, 9% होता है। और टैक्सेस और ड्यूटीज़ में जो स्टेट्स के शेयर होते हैं, मतलब कि जो टैक्स और ड्यूटीज़ में जो सेंटर को मिलता है उसमें स्टेट्स के भी कुछ शेयर होते हैं, तो उसमें 18% यहाँ पर जाता है। तो आई होप ये जो सारा जो आपको बजट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं हम जो हमारी न्यूज़ है, जैसे कि हमने अपनी न्यूज़पेपर देखा, आप देखिए न्यूज़पेपर आप देखिए आज का, उसमें सारी चीज़ें यही बताया कि जो ट्राइब्स है उसमें 1500 करोड़ स्पेंड किया गया है, हेल्थ पर यहाँ पे मोर फॉर लेस फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब किसी ने देखिए बजट आया है तो जो गवर्नमेंट है वो उसको अच्छा ही बोलेगी और जो अपोजिशन में होंगे वो उसको वहाँ पर उसको क्रिटिसाइज करेंगे ही। ठीक है, ये तो आम सी बात है। अब यहाँ पे देखिए जितना भी हमारा न्यूज़पेपर उसमें सारी कैसी बात की गई कि ज़्यादा तो हेल्थ पे फोकस की गई है, बट जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उस पर यहाँ पे कम बात की गई है। ठीक है, हायर फंड्स फ्लो फॉर जल जीवन के लिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया गया है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइव किया गया है कि हमें क्या करना है, ग्रीन इकोनॉमी की अभी हमने बात की है ना। तो देखिए ग्रीन इकोनॉमी की बात की तो उसमें जो व्हीकल्स अभी हमने देखा था, जो पुराने व्हीकल्स उन्हें रिप्लेस करने की बात कही है और नए व्हीकल्स है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की गई कि हम ज़्यादा यहाँ पे जो 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। तो ये सारा क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है। यहाँ पे रेलवे गेट्स आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़, रेलवे को 2.4 लाख करोड़ यहाँ पे रुपीस। पहले क्या था बजट में, जो रेलवे का बजट आता था वो एक दिन पहले आता था, है ना, मतलब कि जो हमारा मेन बजट 1 फरवरी को आता है वो पहले एक दिन पहले आता था रेलवे का, बट अब इसे क्या कर दिया, जो हमारा मेन बजट होता है उसी के साथ इसे कंसोलिडेट कर दिया गया। तो देखिए सारी जो न्यूज़ है, मेजर थ्रस्ट प्लान फॉर ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, मनरेगा फंड्स कट बाय 33%। अब यहाँ पे क्या हो, जो मनरेगा स्कीम है उसमें जो फंड है उसमें कट किया गया है ना, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि जैसे कि अभी हम देख रहे थे बहुत दिनों से मनरेगा जो है न्यूज़ में है ना, कि जो मनरेगा में क्या है वेजेस उनको टाइम पर नहीं मिल पाते, जो वर्कर्स होते हैं, ये क्या होता है 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एरियाज में। ठीक है, बट वहां पर क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, और इस बार जो फिर से जो बजट आया उसमें भी क्या हुआ है कि जो बजट उसको कट किया गया है। तो किस तरीके से, मतलब अब यहाँ पर मेनली इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बजट को किस तरीके से, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को यहाँ पे 8% लेस प्रोवाइड किया गया, मतलब कि लास्ट ईयर से इस साल 8% यहाँ पे कम बजट प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पूरा न्यूज़पेपर है टूरिज्म को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात की है। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ कि देखिए हमारे इसमें 2 एडिटोरियल्स हैं, तो इसमें कुछ नहीं, बस यही बताया है कि द बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। यहाँ पे बजट को उन्होंने थोड़ा अच्छा से रिमार्क किया है ये कहते हुए कि हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिकवरी से हम यहाँ पे गुजरे, मतलब कि हमारा कोविड था, कोविड के टाइम पे जो हमारी कंडीशन हो गई थी बहुत बुरी हो गई थी, है ना। हमारा जो बजट था, हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हमने देखा कितना 9.2% चला गया था। ठीक है, हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो इसमें इसी की बात की, कोविड के कारण यहाँ पर
बहुत सारे। बट अब ये जो बजट है वो क्या है, एक ग्रोथ की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें इन्होंने ये सारी बात कही कि इसने बहुत बैलेंसिंग एक्ट को दिखाया। देखिए, कंसिडरिंग द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वाइल कंटिन्यूइंग विथ फिजिकल कंसोलिडेशन, इट हैज बीन अ फाइन बैलेंसिंग एक्ट ऑन अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने किस तरीके से जो हमें क्या करना है, किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना है, मतलब कि कैपिटल पर उन्होंने क्या किया, ज़्यादा हमें फोकस करना है और हमें फिजिकल कंसोलिडेशन भी करना है। अब देखो, हमें यहाँ पे खर्चा भी करना है और हमें उधार भी नहीं लेना है। तो इस तरीके इसका जो है एक बैलेंस, बहुत अच्छे से बैलेंस बनाया है इन्होंने, इसमें बात करी है। ठीक है ना, इस आर्टिकल में पूरी यही बात की। और मतलब इसमें जो अभी हमने बजट में पूरा डिस्कस किया ना, तो सारी चीज़ें यही बताई कि किसको कितना यहाँ पे फंड एलोकेट किया है, कितना नहीं। तो पूरा ये बजट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंट क्राउड इन, इसमें मेनली क्या बात की गई, क्राउड इन इफेक्ट की बात करी। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। वो किस पे फोकस कर रही है, अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करी मतलब कि रोड बना रही है ना, हॉस्पिटल बना रही है, जो अदर एंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पर। तो जब गवर्नमेंट इस चीज़ों पर क्या करेगी, स्पेंड करेगी, तो जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या होंगे, गवर्नमेंट को देखते ही देखते। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक बार, आपको याद होगा, क्राउड इन इफेक्ट। क्राउड इन इफेक्ट क्या होता है कि हम देखते हैं कि अरे सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, सामने वाला पर्सन अगर ऐसा कर रहा है तो शायद उसमें कुछ अच्छा ही होगा इसीलिए कर रहा है, एक हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है तो प्राइवेट भी एंटिटी जो होगी वो भी क्या होगी, उसको भी वहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, उसको वहाँ पे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो वो भी क्या होगा, उस चीज़ पर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें मेनली क्या है, क्राउड इन इफेक्ट की बात की गई है। ठीक है, इसमें फिर एक चीज़ और कहा है कि जो सब्सिडीज़ है उसे यहाँ पे कंप्रेस किया गया है ना। यहाँ पे अगर हम बजट को देखें तो इसमें जो फिजिकल हमारी जो सब्सिडीज़ हैं उसको यहाँ पे क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है। आप सभी को पता है कोविड के टाइम पर जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था हमारा, जो पीडीएस सिस्टम है, उसके तहत यहाँ पे फ्री फूड ग्रेन्स बांटे जा रहे थे। तो वो दो पॉलिसी के तहत हो रहा था, एक कौन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और दूसरा जो हमारा फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत यहाँ पे लोगों को क्या किया जा रहा था, फूड ग्रेन्स बांटे जा रहे थे फ्री में। बट अब क्या किया है, जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके अंदर जो फूड ग्रेन्स फ्री में बांटे जाते थे, प्रोवाइड किया जाता था, उसको यहाँ पे अब खत्म कर दिया है। तो इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि इसको अभी थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोग क्या है, क्योंकि ये दोनों स्कीम के कारण ही कोविड में जो लोग हैं उनको पूरा खाना यहाँ पर मिला है, मतलब कि फूड ग्रेन्स की किसी को भी कमी नहीं हुई है। तो उन्होंने इसकी बात की कि इसको यहाँ पे थोड़ा क्या करना चाहिए था, इसको थोड़ा एक आध साल और अभी कंटिन्यू करना चाहिए था, बट इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें बात करी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें भी मेनली यहाँ पे जो एलोकेशन है, बजट को एलोकेशन, उसको यहाँ पे कट किया गया है। पहले कितना था इसमें, पहले 3.4% ऑफ जीडीपी था, उसको 3.3%। तो यहाँ पे मेनली जो फर्टिलाइजर्स हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें यहाँ पे बजट को कम किया गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में पूरी इसी की बात की है। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसमें किसकी बात करी, इसमें देखिए कितना कितना बजट एलोकेट किया है ना। तो यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा था कि जो बजट होगा वो कैसा होगा, हमने यहाँ पे वेलफेयर स्कीम की तरह सोचा था कि हमारा जो बजट होगा वेलफेरियन होगा। ठीक है, बट इसमें मेनली किस पर फोकस किया गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया गया है। हमने इन्होंने ये बताया कि जो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये क्या इंश्योर करता है कि यूथ, विमेन, फार्मर्स, अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, सर्व मल्टीपल एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, तो ग्रीन पॉलिसी, ग्रीन इन्वायरमेंट, इस तरीके की चीज़ों की इसमें बात की गई। ठीक है, तो इसमें इसको ऐसा भी कहा गया है कि ये क्या है, इस साल का जो बजट है वो फर्स्ट बजट इन अमृतकाल, अमृतकाल को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या है, फर्स्ट बजट है। तो इसमें सारी चीज़ें देखिए किस तरीके से कितना एलोकेशन हुआ है, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इंडिया क्या है, अब 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो चुका है ना। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुआ है, और जिसके तहत जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। ये सारे क्या हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। ठीक है ना, इंडिया एट 100, हमारा जो मेन फोकस अब किस पर है, इंडिया एट 100 पर, है ना। इसको ध्यान पे रखते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी और नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है कि जो अब हमारी सोसाइटी बिल्ड होगी वो किस बेसिस पे बिल्ड होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए। सभी को यहाँ पे मतलब कि छोटी जो टेक्नोलॉजी है
उसको यहाँ पे उनका नॉलेज होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए और नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए। सोसाइटी का हर मेंबर के पास टेक्नोलॉजी का और जो ये नॉलेज है उसका यहाँ पे फायदा होना चाहिए। इसमें जॉब क्रिएशन की ज़्यादा इसमें बात की गई है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करना। पीएम किसान और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये इसको क्या क्या है इसमें कि जो हमारे आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पीपल हैं, है ना, तो उनको यहाँ पे हेल्प किया गया है, असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। मिस्ट्री स्कीम की अभी हमने बात करी थी, ये क्या है, जो हमारा मैनग्रोव प्लांटेशन है कोस्ट लाइन में, उसको हमें किस तरीके से कन्वर्जेंस करके लेकर आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारा मनरेगा है उसमें यहाँ पे कंपनसेंट्री अफोरेस्टेशन फंड, उसको यहाँ पे हमें क्या किया गया है, मनरेगा की जो हमारी बजट है उसमें यहाँ पे कम किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें बताइए। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा था कि हमने सोचा था कि जो बजट होगा वो कोविड पेंडेमिक के कारण यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, लोगों के पास पैसों की कमी आई है, लोगों के पास जो है यहाँ पे जो पैसों की कमी आई है। अब हमें क्या करना चाहिए था इस बजट में, मेनली जैसे कि 2024 में क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो हमारा बजट कैसा होना चाहिए, वेलफेरियन होना चाहिए। यहाँ पे हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट के लिए मतलब कि यहाँ पे हमें इस टाइम पे जो हमारा फिजिकल कंसोलिडेशन वाला पार्ट है उसको थोड़े टाइम के लिए टाल देना चाहिए था, मतलब कि इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए था फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए। हमें मेनली जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करने का कहा है ना। फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहे हैं मतलब कि हमें क्या, फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बट ड्यू टू फिजिकल कंसोलिडेशन, अगर हम ये क्या कर रहे हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सब्सिडीज वगैरह हैं, है ना, उन्हें कट किया जा रहा है। स्कीम्स में जो फंड एलोकेशन होता है, फंड एलोकेशन इन स्कीम्स, उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमारा कंजप्शन है वो यहाँ पे हर्ट हो रहा है, कंजप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फिजिकल कंसोलिडेशन के कारण जो हमें सब्सिडीज हैं, स्कीम्स हैं, फंड्स स्कीम्स में फंड एलोकेशन है, वो सारा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो अल्टीमेटली इट डिमांड्स फॉर द कंजप्शन रिडक्शन, है ना, यहाँ पे कंजप्शन का हमारा रिडक्शन हो रहा है। और कंजप्शन का रिडक्शन हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। कंजप्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो बात अल्टीमेटली घूम फिर कर वही आ रही। तो इस आर्टिकल में पूरी बात यही की गई है कि द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ इनकम टैक्स चेंज थ्रू द लाइकली टू बी दोज हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट। तो इसमें बस यही बात की कि हमें मेनली फोकस किस पे करना चाहिए था अभी इस टाइम पर, वेलफेयर स्कीम पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्रिटिसाइज किया गया कि द सोशल सेक्टर हैज बीन शॉर्ट चेंज्ड वंस अगेन। जो सोशल सेक्टर है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, शॉर्ट चेंज किया गया है, ठीक है। हमारा जो एलोकेशन उसको जो फूड सब्सिडीज है उससे रिड्यूस किया गया है। पहले अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो 2.8% था, अब उसे रिड्यूस करके 1.97% यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था, इसके तहत जो फूड ग्रेन्स मिलते थे उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई कि किस तरीके से पीएम पोषण था, ठीक है, स्कूल में ये पीएम पोषण स्कीम था, इसका जो एलोकेशन है उसे भी अब क्या कर दिया है, कम कर दिया है। पहले ये 12,800 करोड़ था 2022 एंड 23 लास्ट ईयर में, अब इसे 11,600 करोड़ कर दिया गया। तो इसमें मेनली क्या बताया गया है कि सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स विच कंट्रीब्यूट्स इम्प्रूविंग लाइफ। अब जो सोशल सेक्टर होता है उसमें मेनली क्या होता है, हमें लाइफ्स को इम्प्रूव करना होता है, तो वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए था। इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। इकोनॉमिक रिवाइवल हैज रिसीव इनएडिक्वेट एलोकेशन, और इकोनॉमिक रिवाइवल, तो देखिए सोशल सेक्टर में क्या होता है, हम लाइफ्स को इम्प्रूव करते हैं, है ना, हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो एक एडिक्वेट एलोकेशन होता है बजट का, वो बहुत ही कम है, बल्कि सारी चीज़ों से यहाँ पे क्या किया है, कमी की गई है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, नेक्स्ट उन्होंने बात करी बजट विदाउट अ विजन फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो हमारा बजट है वो कैसा है, उसका एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया है ना। मेनली इसमें फिजिकल कंसोलिडेशन और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर ज्यादा फोकस किया। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें यही कहा है कि डिस्पाइट द एडवर्स फैक्टर इन एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट हैज कट फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड और जो फर्टिलाइजर की सब्सिडीज उसमें कट किया है, एंड अलॉटेड अ लिटिल फॉर एनिमल एंड डेयरी एंड फिशरीज हस्बेंड्री। जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी और फिशरीज है, उसमें एलोकेशन तो किया है बट क्या किया है, बहुत ही कम किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की इसमें मेनली बात करी, देखिए किस तरीके से बताएं। अभी जो हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं, गोवर्धन स्कीम है ना, भारतीय प्राकृतिक खेती, बायो इनपुट रिसोर्स,
मिस्ट्री की बात की है, अमृत धरोहर, तो ये सारी स्कीम्स पर इन्होंने मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पीच दी गई है कि मिलेट्स को हमें क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा बात की गई, बट यहाँ पर फूड और जो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज है उस पर कम किया गया। अब देखिए फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ेंगे तो किसानों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी फर्टिलाइजर्स को परचेस करने में, फर्टिलाइजर्स का परचेस कम होगा। अगर फर्टिलाइजर्स हमारे जो एग्रीकल्चर उसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, जो हमारा क्रॉप्स उनको पूरी तरीके से कंजप्शन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो उनमें जो हमारी जो खेती होगी, जो हमारा एग्रीकल्चर होगा वो अच्छा होगा क्या, वो न्यूट्रिएंट फुल होगा क्या, नहीं। तो इसमें इसकी पूरी बात की गई कि देखिए इसमें क्या है, रियल इनकम्स, तो इसमें रियल इनकम्स हैव कल्टीवेशन एंड फॉल इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इसमें इन्होंने बताया कि क्या क्या पूरी तरीके से उसको एब्सोल्यूट टर्म में इसे हमें वो किया है। अब यहाँ पे फूड एंड फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे क्राइसिस में डाल दिया। इट मस्ट हैव टेकन स्टेप टू रेज नेट इनकम फॉर कल्टीवेशन। अब मेन जो हमारा कल्टीवेशन से फार्मर्स का क्या है, उनका मेन जो इनकम आता है वो खेती से ही आता है। अब जो है इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए थे, बट इसमें क्या है, हमें फार्मर को प्रोटेक्ट करना और जो फूड और फर्टिलाइजर से उसका कंज्यूमर जो है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना था, बट उसी में क्या है कम यहाँ पे एलोकेशन किया गया है, उनको सब्सिडीज जो है उनकी कट की गई। तो देखिए यहीं पे सारी चीजें बताई गई। अब इसमें क्या है, बैलेंस बिटवीन कैपिटल आउटलेज एंड फिजिकल प्रूडेंस, किस तरीके से इसमें बैलेंस आउटपुट होगा और फिजिकल कंसोलिडेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतनी सारी चीजें थी, सारी बजट से चीजें थी। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, है ना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।